तो बेटा जब जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो बेटा यहां पे ग्राफ ऑफ प्लॉट कर रहा हूं मैं आई और ओमेगा का। किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, आई और ओमेगा का। तो बेटा यहां पे इन दोनों साइड में जेड क्या है, मैक्सिमम है, तो उस समय में करंट क्या आएगा, मिनिमम, और बीच में जेड क्या है, मिनिमम, तो करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। तो बेटा इसका ग्राफ ऐसे आता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। ये बीच में करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, कोई बता सकता है, पीक करंट अगर ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम करंट पीक में कितना होगा, अगर ये पीक करंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बाई जेड, मैक्सिमम करंट का होता है ना। तो रेजोनेंस होता है तभी तो ये मिनिमम होता है ना जेड, और रेजोनेंस होता है तो जेड किसके इक्वल हो जाता है, आर के। तो करंट क्या होता है, जेड मिनिमम होता है आर के, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई आर। तो बेटा ये वाला जो पीक है इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट बाई आर। ठीक है बेटा। तो देखो जैसे ये ग्राफ ए है, एक ग्राफ ए है और एक ग्राफ बी ले रहा हूं, एक ग्राफ बी जैसे ऐसे ले रहा हूं, ठीक है ना। ये ग्राफ में बी ले रहा हूं, ठीक है बेटा, एक ग्राफ ए ले रहा हूं, एक ग्राफ बी ले रहा हूं। तो बेटा ए और बी में से जैसे रेडियो, रेडियो हालांकि अब कार में ही होता है, वैसे तो अब रेडियो यूज नहीं होता है। रेडियो में जैसे आप लोग जानते हैं ना, एफएम बजता है 93.5 मेगाहर्ट्ज, क्या ना, कौन सा क्या नाम है उसका, रेडियो मिर्ची, पता है ना 90, अरे सुनो ध्यान से, मजाक, 93.5 है, थप्पड़ मार दूंगा मैं, चुपचाप रहो। अरे ठीक है भाई, तो क्या करोगे, 5 होता है वैसे, सब लोग 93.5 होता है ना वो, रेडियो मिर्ची, गधा कहीं का। ये सब बस आपको कार में सुनने को मिलता होगा, घर इसको तो पहले, गधा इधर ध्यान से सुनो, 93.5 मेगाहर्ट्ज ये रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो में कैचिंग डिवाइस होता है उसमें रेजोनेंस लगा होता है, उसमें रेजोनेंस की सर्किट होती है। तो देखो बेटा जब ओमेगा को, जब आप नॉब घुमाते हो, नॉब घुमाते हो तो नॉब घुमाने से क्या चेंज होता है, ओमेगा। तो बेटा ओमेगा की किस वैल्यू पे, बात करो, मेरी आवाज इंटरसेक्ट हो रही है तुम्हारी आवाज, होना नहीं चाहिए दोबारा। बेटा देखो एक समय इस कर्व को ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू ज्यादा अगर करूंगा या कम करूंगा तो एक समय आउटपुट 50% से कम हो जाएगा, 50% से कम हो जाएगा। तो बस समझने के लिए बता रहा हूं, हालांकि 0.7 होता है, तो अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस आपको समझा रहा हूं। बेटा एक लाइन होती है, जैसे मान लो ये लाइन है जिसपे आउटपुट 50% से ज्यादा है, 50% किसका, मैक्सिमम का, बेटा मैक्सिमम का 50%। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो आउटपुट है वो 50% से ज्यादा है। बोला ना आवाज नहीं बेटा। देखो यहां से लेके यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ये ग्राफ ऊपर आ गया ना, इस लाइन के ऊपर आ गया ना, तो आउटपुट 50% से ज्यादा है। तो बेटा ये जो साइड की फ्रीक्वेंसी इन्हें बैंडविड्थ कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है किसी को भी, इनको बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ, जिसपे आउटपुट 50% से ज्यादा हो जाता है। तो देखो जैसे ये रेडियो है, ए वाला रेडियो है चाइनीज और बी वाला रेडियो है फिलिप्स का, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो, इसमें क्या अंतर है। जो ये चाइनीज रेडियो, तो देखो ये वाला फ्रीक्वेंसी मान लो 93.5 है, ये समझने के लिए बता रहा हूं। ये बीच वाला फ्रीक्वेंसी क्या है, 93.5। तो जो चाइनीज रेडियो होगा वो बजना शुरू कर देगा 93 से, ये 93 से बजना शुरू कर देगा और वो 94 तक बजेगा। अरे उस पर कैच करता रहेगा ना, आवाज कम होता रहेगा, लेकिन स्टेशन बजना शुरू हो जाएगा 93 से ही और 94 तक बजता रहेगा। तो मतलब लॉन्ग रेंज तक वो आउटपुट उसका ज्यादा रहा ना, तो ये खराब रेडियो है। लेकिन फिलिप्स का रेडियो तो क्या होगा, जैसे 93.5 है तो स्टार्ट होगा 93.4 पे और खत्म हो जाएगा 93.6 पे, यानी अचानक उसकी वैल्यू 50% के ऊपर जाएगी, जैसे ही नॉब घुमाओगे उसकी वैल्यू 50% से कम हो जाएगी। तो बेटा इसको हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, ये रेजोनेंस बना लेकिन शार्प रेजोनेंस बना ना, एक मोमेंट के लिए बना, तो ये डिवाइस ज्यादा अच्छा है, इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, समझ में है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टेशन प्ले करते हो खराब रेडियो में, चाइनीज रेडियो है तो लंबे रेंज के लिए वो बचता है स्टेशन, लेकिन अच्छे रेडियो में बस वो स्टेशन आता है, थोड़ा नॉब आगे बढ़ाओगे स्टेशन चला जाए, ठीक है ना बेटा। तो ये सार पहले बेटा हुआ करता था बहुत डिटेल में
इन दोनों को बैंडविड्थ, ये ओमेगा 1 अगर फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 पे 50% के ऊपर हुआ, ओमेगा 2 के बाद 50% के नीचे आ गया, तो ये जो डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे बैंडविड्थ कहते थे। ठीक है ना। फिर इसका हम लोग एक रेशियो निकालते थे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा आर, इस रेशियो को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, जो अब अभी आपको नहीं निकालना है, सीबीएसई ने इसको मुक्त किया। तो बेटा बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता था क्वालिटी फैक्टर। तो बेटा क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, 1/r√L/c। जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, कभी भी टीवी खरीदोगे, ट्यूनिंग डिवाइसेस खरीदोगे, उस पर क्यू लिखा होगा, क्यू फैक्टर, तो उसी टीवी को खरीदना जिसका क्यू फैक्टर ज्यादा हो। ठीक है ना, क्यू फैक्टर जिसका ज्यादा हो, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो। क्वालिटी फैक्टर पे मतलब उसका जो नेटवर्क सिलेक्शन होगा बहुत प्रिसाइज होगा, जो उसका नेटवर्क सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत प्रिसाइज होगा। दिवाली में खरीदोगे, आज क्यू फैक्टर का कोई जरूरत नहीं होता। आज के डेट में क्यू फैक्टर का कोई जरूरत नहीं। कौन स्टेशन पकड़वाता है आज के डेट में? सब तो सेट टॉप बॉक्स से चलता है ना, HDMI से चलता है ना, स्टेशन तो कोई पकड़वाता नहीं। तो इसका काम खत्म हो गया, ये पुराने समय की फिजिक्स थी। रेडियो भी आजकल कौन सुनता है, केवल बस कार में सुनते होंगे तो सुनते होंगे आप। बेटा लेकिन एक बात याद रखो, आई बाई ओमेगा का ग्राफ सबको आना चाहिए। आई बाई ओमेगा का ग्राफ कैसे होता है, बनाने आ जाएगा ना, यू को उल्टा कर दो, ये आई और ओमेगा का ग्राफ है। और पीक किसके इक्वल होता है, E0/R। बोलो एंजल बोलो। बेटा कुछ नहीं है, खत्म हो गया, टेंशन मत ले। बेटा E0/Z होता है ना, जब रेजोनेंस होता है तो Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, R के। वही तो लिखा था ना। कोई चीज जब तकलीफ दे हटा दो उसको। अरे समझ में आ रहा है ना। अरे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, रेजोनेंस ज्यादा शार्प। अरे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, तो क्वालिटी फैक्टर जब बढ़ेगी तो रेजोनेंस शार्प होगा। तो आर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अरे आर को क्या करना पड़ेगा क्वालिटी बढ़ाने के लिए, घटाना पड़ेगा। तो ऐसे देख लेना, बताना हो। वैसे ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सीबीएसई का पार्ट नहीं है ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का क्या मतलब, रेजोनेंस ज्यादा शार्प है। सेकंड वाले केस में फिलिप्स वाला रेडियो में रेजोनेंस शार्प है, चाइनीज रेडियो में रेजोनेंस शार्प नहीं है। समझ में आया ना। आगे चले बच्चों, लिखो बेटा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। बेटा एक और बात याद रखना, आई ओमेगा का ग्राफ सबको अब आना चाहिए। मैं पूछूंगा आई ओमेगा का ग्राफ ऐसे करके ऐसे, और उसका पीक क्या होता है, E0/R। तो बेटा जैसे मैं बोलूं कि अगर एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन चलो लिख लो तो जरा देखो तुम लोग को। क्वेश्चन पूछो, जैसे दो ग्राफ दे दे बोर्ड में, एक ग्राफ ऐसा दे दे और एक ग्राफ बेटा ऐसे दे दे, तो बोले बेटा कि ये ग्राफ, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, किस सिचुएशन में रेजिस्टेंस ज्यादा है सर्किट का, 1 वाले में ज्यादा है या 2 वाले में? सर्किट का रेजोनेंस किस में ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है, 2 में। अरे पीक की वैल्यू कितनी होती है, E0/R होती है ना। तो हाँ शायद इसमें आएगा उल्टा, 1 वाले में आएगा, हाँ 1 में आएगा। समझ में आया ना, 1 में आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे पीक उसका ऊपर जाएगा ना जिसका R कम होगा। कर लोगे कि नहीं इसको? अब इसमें नाक मत कटा देना बस बच्चों, ये तो मैंने ऐसे पूछा, कॉमन सेंस का ऐसा सवाल है। अब लिखो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, हेडिंग डालो नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E/I। बेटा E का वैल्यू कितना होगा, E0 sin ओमेगा t, I का वैल्यू क्या होगा, I0 sin ओमेगा t प्लस 5। एक दो इधर ध्यान दो बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होगा, E/I।
ई का फंक्शन कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का फंक्शन कितना होगा, आई का फंक्शन कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो मल्टीप्लाई करो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। आगे बोलो, उसमें बॉटल निकाल के देना बैग में। साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला कितने लोग को मालूम है, 2 साइन सी साइन डी का। हाँ। बेटा देखो ई नॉट इंटू आई नॉट को एक साथ ले लो, ई नॉट इंटू आई नॉट को एक साथ ले लो, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बचेगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होगा ना, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बच्चों मैथ वाला कोई बच्चा बताएगा, विनोद 2 साइन सी प्लस 2 साइन सी साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, याद है, 2 साइन ए साइन बी या साइन सी साइन डी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जितने लोग को नहीं पता है, बाय वाले बच्चों को नहीं पता होगा तो लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस या माइनस 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 कॉस ए प्लस बी, सही है ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस तो प्लस साइन ए साइन बी। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। बेटा यहां उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो यहां जब उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट इंटू आई नॉट बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 2 साइन ए साइन बी, ए की जगह क्या है ओमेगा टी, बेटा ए की जगह क्या है ओमेगा टी, बी की जगह क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको ऐड करो तो कॉस ए माइनस बी, बेटा ए माइनस बी करोगे तो यहाँ फाइव आ जाएगा, अरे माइनस फाइव आएगा लेकिन कॉस माइनस को खा जाता है, माइनस फाइव आएगा लेकिन कॉस माइनस को खा जाता है, माइनस लगाओ दोनों को ऐड करो, अरे वो मैथ वाले समझ गए होंगे, तुम चिंता हो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आता है cos फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे समझ में आया ना, ए प्लस बी करोगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव ये आएगा। आया विनोद, समझ में आया, ऐड किया मैंने। दीक्षा आया समझ? यस सर आ गया। हाँ बेटा देखो, अब ये जो फॉर्मूला है, अच्छा ई नॉट बाई टू को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, पावर इज इक्वल टू, इधर ध्यान से देखो, पावर इज इक्वल टू लिख सकता हूं ई नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू। अरे टू को क्या लिख सकता हूं, रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूं ही नहीं, और अंदर क्या हो जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होगा। बेटा ये 2 ओमेगा टी प्लस फाइव होगा ना, तो ई नॉट अपॉन रूट, अरे ये समझ में कैसे लिखा, 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया, बस कुछ नहीं किया, तो ये ई नॉट बाई रूट टू क्या हो जाएगा बोलो, ई आर एम एस। बेटा ई नॉट बाई रूट टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस। अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये फाइनल वाला फॉर्मूला याद रखना, बस इसी का ग्राफ था बेटा, इसमें 2 ओमेगा टी आता है ना, तो इसी का ग्राफ देखो याद था आप लोगों, लिख लो इसको। बेटा ये कौन सा पावर है, ये पावर है इंस्टेंटेनियस। बेटा ये कौन सा पावर है, इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस याद करो, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव।
बेटा प्रोडक्ट करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देना है बाय वाले बच्चों के लिए। फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, अरे ये वाले स्टेप को याद रखो, इसके बाद डायरेक्ट लिख देना नीचे, एक बार मल्टीप्लाई कर देना एक्सपेंड करके, डायरेक्ट तीसरी बार में ये लिख देना, बस फॉर्मूला याद रहे। ERMS इंटू IRMS, अरे ERMS IRMS कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? बेटा 2 को मैं लिख सकता हूं ना √2 इंटू √2, तो E0 बाई √2 I0 बाई √2, तो E0 बाई √2 क्या हो जाएगा ERMS और I0 बाई √2 क्या हो जाएगा IRMS, तो ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। बच्चों बोलो डन। बेटा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। अच्छा एसी की एक साइकिल 0 से पाई जाती है, 0 से 2 पाई जाती है। बेटा अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन एक ग्राफ आया था आपको याद है, एमटीजी जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें ग्राफ आया था ना, पहचानना था करंट कौन होगा, तो उसमें पावर भी एक होगा। तो बेटा जैसे देखो, अगर करंट या वोल्टेज 0 से 2 पाई में अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, जैसे ये 0 है बेटा, ये पाई है और ये 2 पाई है। देखो पहचानने का तरीका बता रहा हूं, पहचानने का तरीका बता रहा हूं। तो बेटा ये जो अगर पावर होगा, तो पावर होगा बेटा, तो 0 से पाई में ही अपना एक साइकिल पूरा कर लेगा। पावर होगा तो 0 से पाई में ही एक साइकिल पूरा कर लेगा। तो जो ग्राफ 0 से पाई में ही एक साइकिल पूरा कर ले वो पावर है। ऐसा क्यों होता है बेटा? तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है ना टाइम पीरियड, या तो बेटा देखो फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ। डबल कैसे हुई? उसके फंक्शन में cos 2 ओमेगा t आ रहा है ना, तो डबल। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो सिंपल बात याद रखो कि पावर का जो ग्राफ होगा, अगर करंट और ईएमएफ 0 से 2 पाई में जा रहे हैं तो पावर 0 से पाई में खत्म हो जाएगा, एक साइकिल उसकी 0 से पाई में खत्म हो जाएगी। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, बेटा मैं दिखा दे रहा हूं, देखो देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में बताओ पाई पावर कौन है? 0 से 2 पाई में देखो एक साइकिल पूरा हो रही है ना, ये एक साइकिल पूरा है। कोई ऐसा होगा जिसका 0 से पाई में एक साइकिल पूरा हो रहा है, एक वेव पूरा हो रहा है 0 से पाई में। देखो ये ए वाले का 0 से पाई में एक वेव पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ए किसका फंक्शन होगा? पावर का। समझ में आया ना? ये बी किसका फंक्शन है? करंट ईएमएफ का। बेटा ईएमएफ का साइन बन रहा है ना, ये बी किसका फंक्शन है? ईएमएफ का। तो ये ऊपर से शुरू हो रहा है, ये किसका फंक्शन होगा? करंट का। और ये डिवाइस कौन सा होगा? ऊपर से करंट शुरू हो रहा है, कैपेसिटर होगा, तो ये करंट का फंक्शन ऊपर कैपेसिटर होगा। पहचानने को आ रहा है तो देखो आइडेंटिफाइड डिवाइस एक्स कैपेसिटर होगा, ठीक है ना। दिस आर द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट वोल्टेज, करंट एंड द पावर। पावर का ग्राफ याद रखना हमेशा 0 से पाई में खत्म होगा। पावर का ग्राफ 0 से पाई में, एकदम सिंपल याद करने का टेक्निक बता रहा हूं, 0 से पाई में खत्म हुआ पावर है, ठीक है ना। अब उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, वो फाई के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो 0 से पाई में खत्म हो वो पावर है, ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो चलो फिर से बता, पावर का क्या फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला है? इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? ERMS इंटू IRMS, ब्रैकेट के अंदर क्या था? cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस फाई। बेटा ये इंस्टेंटेनियस पावर का फंक्शन है। बेटा अब एवरेज पावर का फंक्शन क्या होगा? P एवरेज। बेटा एसी में ज्यादातर हम लोग एवरेज पावर ही कैलकुलेट करेंगे। बेटा ये है एवरेज पावर, तो एवरेज पावर, बेटा एवरेज पावर का फंक्शन क्या होगा? तो बेटा ये देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है ना बेटा। तो पीरियोडिक फंक्शन का फुल साइकिल में एवरेज 0 होता है, इसलिए तो एसी का एवरेज 0 होता है। पीरियोडिक फंक्शन में फुल साइकिल में एसी, इसका एवरेज क्या आएगा? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? एवरेज पावर बचेगा ERMS
इंटू IRMS इंटू cos फाई। बेटा इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 0। पीरियोडिक फंक्शन का एवरेज फुल साइकिल में क्या होता है? 0। तो बेटा ये याद रखना, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। बेटा न्यूमेरिकल में हमेशा ये वाला पावर यूज होगा। अब इसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है। अलग अलग फॉर्म कैसे हो सकता है बेटा? बेटा आप IRMS को ये नहीं लिख सकते ERMS बाई Z, लिख सकते हो नहीं? अब ये कॉमन सेंस का है, मैं बता नहीं रहा। तो उसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E स्क्वायर RMS बाई Z। अरे IRMS को लिख सकते हो ना ERMS बाई Z, तो वही फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा? E स्क्वायर RMS बाई Z। उसी तरह से बेटा ERMS को आप क्या लिख सकते हो? जैसा जरूरत पड़े देख लेना। ERMS को आप क्या लिख सकते हो? IRMS इंटू Z। तो सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RMS इंटू Z। अरे लिखवाऊं क्या? आप फालतू बोलोगे इतना सारा फॉर्मूला, जरा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो ना। IRMS को लिख सकते हो ना ERMS बाई Z, तो बेटा कितना हो जाएगा? E स्क्वायर RMS बाई Z। ERMS को लिख सकते हो ना IRMS इंटू Z, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RMS इंटू Z। ये cos फाई, cos फाई की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं, याद है किसी को? cos फाई पावर फैक्टर बोला था इसको, याद है? cos फाई बेटा ट्राइंगल याद करो, cos फाई की वैल्यू दो फॉर्मूला होता था, tan फाई और cos फाई। तो cos फाई का फॉर्मूला कितना होता था बच्चों? R बाई Z। और इस cos फाई को क्या कहते हैं? बेटा लिख लो, यहां पे पावर जहां है वहां लिख लो। बेटा cos फाई मैं पहले ही बता चुका हूं, cos फाई इज इक्वल्स टू R बाई Z होता है, मैं पहले बता चुका हूं, पीछे देखो जब सर्किट। बेटा इसका नाम क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेटा जिसके घर का पावर फैक्टर 1 के जितना करीब होगा उसके घर का बिजली का बिल उतना कम आएगा, और जिसके घर का पावर फैक्टर जितना कम होगा उसके घर का बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो पावर फैक्टर किसके ऊपर? जिसके घर में जेड ज्यादा होगा। जेड ज्यादा कैसे होगा? जिसके घर में इंडक्टिव डिवाइस ज्यादा चल रही है, ठीक है ना, इंडक्टिव डिवाइस। तो इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, हमारे घर में इंडक्टिव डिवाइस ज्यादा है ना, तो मार्केट में एक डिवाइस बेचते हैं जिससे बिजली का बिल कम होता है। ऐसे बेचते हुए तुम्हें इंटरनेट पे प्रचार करते हुए लोग मिलेंगे। इस डिवाइस को अपने घर के किसी भी प्लग में लगा दे, आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। कभी सुना है ऐसा? ऐसे बोलेंगे कि ये डिवाइस है, इसको किसी भी प्लग में लगा दे, आपके बिजली के बिल में 1000 रुपए का चेंज आ जाएगा। एसी चलाए, कुछ भी चलाए, कम है। क्यों आता है कम? देखो अब तुम लोग पढ़ चुके हो तो ध्यान से देखो बेटा, ये पावर फैक्टर जितना 1 के करीब होता है उतना हमारे लिए अच्छा, ठीक है ना, उतना हमारे लिए अच्छा। जैसे बेटा मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे जाके बोलते हैं इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो पावर आपने निकाला है इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। एक और पावर होता है रिएक्टिव पावर। जैसे ये फैन के अंदर अगर बिजली आ रही है तो बेटा सारी बिजली से घूमता नहीं है, सारी बिजली को मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं करता है। देव इधर आओ, सारी बिजली को मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट करता, कुछ बिजली को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो जो हमें बिल तो दोनों का भरना पड़ता है। जैसे आपने चिप्स का पैकेट खरीदा तो चिप्स तो कम होता है, हवा भी होता है, तो आपको पैसा तो हवा का भी देना पड़ता है। हवा और चिप्स साथ में खरीदते हो ना, तो इसका मतलब वो जो रिएक्टिव पावर है वो क्या है? हवा है, और जो एक्टिव पावर वो क्या है? चिप्स है। तुम मूर्ख हो। एक्टिव समझ रहे हो ना? एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर बेटा वो चिप्स है, समझ में आया ना? तो ये किसका फॉर्मूला है? एक्टिव पावर का। तो जितना cos फाई ज्यादा होगा उतना आपके घर का एक्टिव पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो बेटा cos फाई बढ़ाने का जेड के अंदर क्या क्या होता है? जेड के अंदर क्या होता है? एक्सी और एक्सएल। एक गधे, जेड के अंदर क्या होता है? एक्सी और एक्सएल। तो बेटा जिसके अगर हमारे घर में एक्सएल ज्यादा होता है इसलिए जेड की वैल्यू बढ़ जाती है। जेड की वैल्यू बढ़ जाती है तो cos फाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे हमारे घर एसी है उसमें भी एक्सएल है, अरे इंडक्टर है ना उसके अंदर, फैन है उसके अंदर भी क्या है? इंडक्टर है। रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर भी क्या है? इंडक्टर है। तो हम लोग चारों तरफ इंडक्टर से घिरे हुए कि नहीं? तो अब जो चालाक मार्केटिंग वाला आता है वो बस एक कैपेसिटर डब्बे में भर के देता है, बोलता है घर के प्लग में लगा दो। क्यों? कैपेसिटर इंडक्टर को काटता है, काटेगा ना, तो एक्सएल को कम करेगा ना एक्सी, तो जेड की वैल्यू कम होगी ना तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, बिल सही में बचेगा, बिल सही में कम आएगा। उसका लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन उल्टा मत हो जाए। जैसे तुमने अपने घर में एसी वेसी सब बंद कर दिया, अब एक्सी अकेला बच गया तो बिल उसके वजह से आने लगेगा। आप कैच समझ रहे हो?
कैच समझ रहे हो कि नहीं? कैच ये है कि अगर तुमने एक्सेल चल रहा है तुम्हारे घर में, तब तो एक्सी लगाओगे तो उसको काट के खत्म कर देगा। लेकिन तुम्हारे घर में एक्सेल चल ही नहीं रहा, तुमने एक्सी लगा दिया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि एक्सी की वजह से रिएक्टिव पावर बनेगा। गेम है। इसीलिए पहले क्या है, अपने घर का पहले तो एक्सेल कैलकुलेट करो, तब जाके उसके अकॉर्डिंग एक्सी लगाओ, और फिर ये बहुत बड़ा गेम है, झोल हो जाता है इसमें। कई बार क्या होता है, जो डिवाइस तुमने बिजली बचाने के लिए लगाई है, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देती है वो, एकदम उसी की वजह से बिजली का बिल आया जा रहा है। ठीक है ना? तो समझदार ऐसे ही ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत छोटे वैल्यू का कैपेसिटर लगाओगे तो बुरा नहीं है, छोटे वैल्यू का कैपेसिटर लगाना बुरा नहीं है, लेकिन बड़े वैल्यू का कैपेसिटर लगाना इज नॉट अ गुड थिंग। समझ में आया ना? छोटे वैल्यू कैपेसिटर, अरे समझ में आ रहा है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। बेटा किसी को कोई डाउट यहां तक? न्यूमेरिकल करंट। अब इसके अंदर एक टॉपिक रह गया है बस, रेजोनेंस। LC ऑसिलेशन एक सिलेबस, सॉरी रेजोनेंस नहीं, ट्रांसफार्मर। कितना टाइम हो रहा है? अरे अभी तो 8:53 6:53 कहानी सुना देता हूं तब तक। बेटा एक होता है LC ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन, ठीक है ना? LC ऑसिलेशन में केवल क्या होगा बेटा, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं टेक्निकली कैसे पढ़ा चुका हूं बेटा? LC ऑसिलेशन में टेक्निकली पढ़ा चुका हूं। अरे मैंने जब RLC पढ़ा दिया तो सब कुछ पढ़ा दिया ना। LC सर्किट में क्या जीरो हो जाएगा? R, सारा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन इसको LC ऑसिलेशन क्यों कहते हैं, वो थोड़ा डेप्थ की बात है, तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो इसलिए हम उतना ध्यान उस पर देंगे नहीं। अब डायरेक्ट हमारा बचा हुआ बेटा ट्रांसफार्मर। डायरेक्ट क्या बचा हुआ है? ट्रांसफार्मर, लास्ट टॉपिक है इसका। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे बच्चों। कहानी सुनाता हूं, दो महान साइंटिस्ट की ट्रांसफार्मर, कहानी सुना के ट्रांसफार्मर नेक्स्ट क्लास में खत्म। कल वैसे क्लास होगी नहीं, फिजिक्स की नहीं होगी, बाकी मैथ्स वाले सर मैथ्स की जाने, फिजिक्स की तो नहीं होगी, इतनी कंफर्म बात है। परसों में फिजिक्स की क्लास होगी, परसों मैथ्स की क्लास नहीं होगी, ये मैं कंफर्म जानता हूं, ठीक है ना? तो परसों ऐसे भी मेरी क्लास होगी। तो बेटा देखो ट्रांसफार्मर, बेटा ट्रांसफार्मर किसने खोजा था? तो एक साइंटिस्ट थे टेस्ला, निकोलस टेस्ला, पता है ना बेटा? तो इसको खोजा था टेस्ला ने। ध्यान से सुनो बेटा, इसको किसने खोजा था? टेस्ला ने। उसी समय एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडिशन। नाम सुना है? थॉमस अल्वा एडिशन। किसका आविष्कार किए थे? बल्ब का। ध्यान से सुनो, कहानी सुना रहा हूं, फिर छुट्टी कर दूंगा। तो देखो अब एक और बात, MTG का पावर वाला पोर्शन भी कर लेना, और शार्पनेस वाला पोर्शन चाहो तो छोड़ सकते हो या देख सकते हो एक बार, उसमें कोई डाउट नहीं है, देखना है देख सकते हो। सुनो इधर ध्यान से, निकोलस टेस्ला और एडिशन। निकोलस टेस्ला एक बहुत ही गरीब आदमी थे, और स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रगल के साथ उन्होंने पढ़ाई वगैरह जो करना ही करी, लेकिन वो सेल्फ मेड जीनियस थे, मतलब जैसे कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता वैसे टैलेंट था। लेकिन जब बेटा वो अपने यंग एज में थे, तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थे कि मेरी लाइफ में क्या होगा मुझे पता नहीं, ठीक है ना बेटा? ये सुनो ध्यान से, यंग एज में निकोलस टेस्ला जो थे वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस थे कि मेरी लाइफ में क्या होगा मुझे पता नहीं। फिर उस समय की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी एडिशन की, ठीक है ना? एडिशन की, उसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, वो आज भी है। एडिशन की कंपनी, तो उसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, वो आज भी है। तो एडिशन की कंपनी, मतलब टेस्ला की ऐसी इच्छा है जैसे आपकी इच्छा किसी की होती है कि भाई जो काम करते हैं उनकी इच्छा टॉप कंपनीज में काम करने का होता है। टेस्ला के अंदर ये इच्छा थी कि वो एक दिन एडिशन की कंपनी में काम करेगा। वो लगातार सोचता रहता था इसके बारे में, एडिशन की कंपनी काम करने के बारे में। तो ऐसा हुआ बेटा कि वो मेहनत करते रहे छोटी कंपनियों में, अल्टीमेटली वो एडिशन की कंपनी में चले गए। एडिशन की कंपनी क्या काम करती थी तो मैं बता रहा हूं, उस समय जो करती थी, अब तो बहुत कुछ करती है। एडिशन की कंपनी उस समय तक, उसका सपना था एडिशन का, थॉमस अल्वा एडिसन वाज लाइक अंबानी अमेरिका में उस समय। तो एडिसन का ये सपना था कि एक दिन मैं ट्रांसमिशन लाइन बनाऊंगा और अमेरिका के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। बेटा जो आज बहुत कॉमन चीज है, वो ड्रीम था एक समय। किसका ड्रीम था? एडिसन का, एक बहुत बड़े आदमी का ड्रीम था वो। तो एडिसन ने सोचा कि मैं अमेरिका के हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा। तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, साथ में बैटरी का खोज हो चुका था, तो बैटरी से एक एक करके वो सिस्टम बेचते थे जो बैटरी से बल्ब जलता है। आज भी जैसे नहीं होता है बैटरी से चलने वाले बल्ब, चार्ज करो बैटरी से चलने वाले बल्ब,
तो एडिसन ने ऐसे सिस्टम का आविष्कार किया और उसकी कंपनी ने भारी मात्रा में अमेरिका में ये सिस्टम बेचा, जिससे वो काफी रिच हो गए थे एडिसन। तो एडिसन का सपना था कि मैं ये वायर वाला काम छोड़ के, बैटरी वाला काम छोड़ के इसको ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, पावर को ट्रांसमिशन लाइन बनाना चाहता हूँ। तो बेटा पूरी कंपनी उनकी मिलकर इसके ऊपर काम कर रही थी, एडिसन भी, उसके अंदर निकोलस टेस्ला भी शामिल हुए। जब टेस्ला शामिल हुए तो टेस्ला ने देखा, कुछ समय तक काम किया, फिर टेस्ला को कुछ बात समझ में आई। उसने बोला कि हम लोग एसी की जगह, डीसी की जगह में एसी ट्राई करना चाहिए। डीसी की जगह क्या ट्राई करना चाहिए? एसी। तो उन्होंने बोला कि एसी नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कैसे? किसी कॉइल को रोटेट किया जाए, आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है? एसी। तो निकोलस टेस्ला का कहना था कि अपने लोगों में जैसे नहीं, आप साथ में काम करो साइंटिस्ट, तो उसको दिमाग में आया कि नहीं एसी पे काम करना चाहिए। तो उसके बाद उसने बात किया, फिर उसके बाद उसने, निकोलस टेस्ला ने, उन्होंने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया बेटा, और इससे एसी वोल्टेज को बढ़ा के और घटा के दिखाया। बढ़ा के घटा के मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट घटा दिया, ठीक है ना। तो एसी ट्रांसफार्मर क्या काम करता है बेटा? वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है। जब वोल्टेज घटाता है तो बढ़ाता है, तो करंट को क्या करता है? घटाता है। तो निकोलस टेस्ला ने बनाया ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर बढ़ाना घटाना करंट का क्यों जरूरी है? देखो बेटा, करंट के कारण लॉस होता है, इसको बोलते हैं I²R लॉस। फॉर्मूला पढ़ो ना, पावर का होता है I²R। तो करंट के कारण लॉस होता है। तो जैसे मान लो पावर प्रोड्यूस हो रहा है राजस्थान में पावर प्रोड्यूस हुआ, अब वो पावर दिल्ली में चाहिए, तो पावर प्रोड्यूस हुआ 220 वोल्ट पे, और पावर ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, मान लो 2 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हुआ 220 वोल्ट पे। जब दिल्ली के लिए ट्रांसफर करोगे वायर में, तो पावर जो है हरियाणा से पहले ही खत्म हो जाएगा। रीजन उसका क्या है? उसमें करंट ज्यादा है। करंट कैसे निकालोगे? P=VI। तो बेटा V की वैल्यू जब 220 होगी तो I की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो I के, तो निकोलस टेस्ला ने बोला V बढ़ा दो। जिस प्रोपोर्शन से V बढ़ाओगे, पावर कांस्टेंट है, उसी प्रोपोर्शन से I कम हो जाएगा। तो I कम होगा तो लॉस कम होगा। तो इसीलिए आज उसी का टेस्ला, V ओवे टेस्ला के हम कर्जदार हैं। तो बेटा टेस्ला ने क्या बोला कि V बढ़ा दो। तो अब देखो, जहां प्रोड्यूस होता है वोल्टेज 220, ट्रांसफार्मर उसको बढ़ा के 1 लाख वोल्ट कर देता है। तो 1 लाख वोल्ट जब करंट को, वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो करंट उसी रेशियो में कम हो जाता है। फिर बेटा वो ट्रांसमिट होकर आपके पास आ जाता है, दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में आपके पास सब स्टेशन पे आता है, तो हम 1 लाख वोल्ट तो यूज नहीं कर सकते, वहां उसका ड्रॉप होता है 33,000। फिर हमारे घर के पास आता है 11,000, फिर 11,000 से ड्रॉप होकर फिर 220 वोल्ट हमें मिलता है। तो बेटा ये पावर का ट्रांसमिट क्यों हो पाया? क्योंकि निकोलस टेस्ला ने एक डिवाइस बना दिया था, ट्रांसफार्मर, जिससे वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कम किया, लॉस कम हुआ तो तमिलनाडु से पावर दिल्ली में लिया जा सकता है। आज इंडिया कैपेबल है बेटा कि अपना पावर, आज अगर दिल्ली में पावर की शॉर्टेज है, दिल्ली चाहे तो पावर तमिलनाडु से ले सकता है। हम लोग का 1 नेशन 1 ग्रिड है। हौज खास में जाओगे, पॉक्सो करके बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एक स्क्रीन पर पूरे इंडिया के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है सब चलते रहते हैं। और उसका जो बेटा सिक्योरिटी है वो रॉ करती है, रॉ उसका एजेंट प्रोटेक्शन करते हैं हौज खास दिल्ली में, उसको रॉ प्रोटेक्शन करते हैं। हमने विजिट किया था हम लोगों ने उसको। तो उसमें देखोगे, उसमें एक स्क्रीन पे पूरे इंडिया का पावर चलता है। किसी भी जगह पे अगर डिमांड हुआ कम, तो चाहे तो वो मतलब फाइनेंस भी होता है। जैसे किसी स्टेट ने बिजली बिल नहीं पे किया, तो अब उसका स्टेट डिमांड करेगा, दूसरे स्टेट क्यों देगा? ठीक है ना। लेकिन अब इसमें ऐसा चॉइस है, हम लोग बोलते हैं 1 नेशन 1 ग्रिड। ये अब 2016 में हुआ है, उससे पहले तक 5 अलग अलग ग्रिड थे, अब इनको मिला के एक ग्रिड बना है। ठीक है, खैर वो दूसरी बात। तो बेटा आज हम टेस्ला की वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। जब तमिलनाडु से पावर चाहिए तो कई लाख वोल्ट बढ़ाएंगे वोल्टेज को, और तब जाके दिल्ली के पास आएगा, फिर यहाँ पे उसको स्टेप डाउन करके आपको देंगे। तो ये क्यों हो पाया? ट्रांसफार्मर की वजह से ना बेटा। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं। तो थॉमस अल्वा एडिसन, जाना तुम लोग को, चले जाओ। थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था डीसी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था कि डीसी, हम किस पे काम करेंगे? डीसी पर। उसका सपना था कि डीसी भेजेंगे। तो उसने अमेरिका के न्यूयॉर्क के 150 घरों में, 150 हाउसेस में डीसी वोल्टेज भेज दिया वायर लगा के। उससे ज्यादा वो सफल नहीं हो पाया। तो उसको टेस्ला समझाता था कि देखो ट्रांसफार्मर बना दिया, देखो मैंने एसी मोटर बना दिया। टेस्ला ने क्या बना दिया? एसी मोटर। फैन क्या है? एसी मोटर। जितने भी जगह देखो, टेस्ला ने एसी मोटर भी बना दिया। तो अब उसको समझाते रहा, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को समझाते रहा कि देखो एसी में आसान है पावर ट्रांसफर करना, एसी में आसान है पावर ट्रांसफर। तो ऐसे करते करते वो ऊपर तक आ गया था लैडर में, क्योंकि इंटेलिजेंट था टेस्ला। उनके कोर ग्रुप में था, टेक्निकल ग्रुप में। तो सारे टेक्निकल ग्रुप के लोगों ने
मतलब उसकी बात से लगभग सहमत हो गए थे। लेकिन एडिसन का कहना था नहीं डीसी, हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे, डीसी। टेस्ला का क्या कहना था, नहीं एसी। तो जब एसी एसी बार बार वो करने लगा अपने ग्रुप में, तो टेक्निकल ग्रुप में, तो उसने बोला, एडिसन ने बोला कि ये जो इंसान है ना, ये मेरी कंपनी का माहौल खराब कर रहा है, डीसी में जो रिसर्च चल रहा है इस पे ये रोक रहा है। फायर कर दिया टेस्ला को। टेस्ला को क्या कर दिया, फायर, कि तुम माहौल खराब कर रहे हो कंपनी में, जो लोग शांति से काम करो उनको भी लग रहा है तुम्हारी बात है, तो बहका रहे हो उनको अलग डायरेक्शन में चलने के लिए। टेस्ला को किया फायर। उस समय जनरल इलेक्ट्रिक की कंपटीटर थी वेस्टिंग हाउस। आज भी दोनों कंपनियां हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपटीटर कौन थी, वेस्टिंग हाउस। टेस्ला को जनरल इलेक्ट्रिक ने फायर किया, वेस्टिंग हाउस ने हायर किया। समझ में आया ना, इधर से फायर उधर से हायर। वेस्टिंग हाउस के जो ओनर थे उन्होंने बोला जो बोलोगे करूंगा, बोलो क्या करना है, बोला ये करो। 1 महीने के अंदर पूरे अमेरिका के एक स्टेट को बिजली दिया। 3 महीने के अंदर अमेरिका 50% कवर। समझ में आया। अब एडिसन कौन था, अंबानी। बड़े आदमी का ईगो भी बड़ा होता है, समझ में आया ना। अब उसको लगा कि तुम्हारा ड्रीम, तुम बड़े आदमी, तुम्हारे ड्रीम को तुम्हारी कंपनी में काम करने वाला एक हाईजेक कर गया, और तुमने उसकी बात मानी नहीं, दूसरे ने मान ली और उसने सक्सेसफुल हो गया। एडिसन को हुआ ईगो क्लैश हुआ उसका, ये मेरा ड्रीम हाईजेक हो गया, उसको बर्दाश्त ना। अमेरिका के टॉप लायर लगाया, टॉप लायर, केस बनाओ। तो ऐसा जब पावर का ट्रांसफर होता है तो कुछ लोग मरते हैं, आज भी तो मरते हैं, आज भी तो मरते हैं, आज भी तो बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं, गांव वगैरह में पानी गिर जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। पूरी फाइल बनाई और ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे ले जाके केस किया कि ये लोग पावर ज्यादा वोल्टेज पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। समझ में। वेस्टिंग हाउस पे फाइन हुआ, टेस्ला को जेल हुआ, टेस्ला को प्रॉपर। समझ में ना, वेस्टिंग हाउस में फाइन हुआ, टेस्ला को जेल हुआ, ठीक है ना, पावर ट्रांसमिशन। लेकिन बेटा जो सही है वो सही है। इसीलिए इंडिया में कितना वोल्ट पे पावर ट्रांसफर होता है, 220। अमेरिका में कितने वोल्ट पे पावर ट्रांसफर होता है, 110। किसकी वजह से, एडिसन की वजह से, एडिसन की वजह से। 220 पे पावर करने में बचत होती है ट्रांसफर पे, 110 में करने पे पावर का ज्यादा लॉस होता है। समझ आया ना। तो एडिसन, तो बेटा टेस्ला की बाकी लाइफ बहुत मिजरेबल है, बिकॉज क्योंकि बड़े आदमी से पंगा ले रहा हूं, बहुत पता। टेस्ला फिर डाई कर गए, लेकिन टेस्ला ने हमें बहुत सारी चीजें दी। वी ओवे टेस्ला, टेस्ला के हम कर्जदार हैं। ठीक है, जाओ चलो।